नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। घास स्थलों में किस प्रकार का जीवन पाया जाता है, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, वहाँ का वन्य जीवन किस प्रकार का है। आज हम उन सभी को अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, घास स्थल क्या है, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या है, इन्हें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर हमें शब्द दिया है वन। वन किसे कहा जाता है? वन ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, यानी उन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होती है, उन्हें हम वन कहते हैं। अगर हम बात करें घास स्थल की, घास स्थल क्या है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आपको वन बहुत कम देखने को मिलते हैं, घास अधिक देखने को मिलती है। यानी ऐसे स्थान जहाँ पर आपको वन देखने को नहीं मिलते, घास अधिक देखने को मिलती है, उन्हें हम घास स्थल कहते हैं। तो विश्व के घास स्थलों को हमने दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या है? जो कर्क और मकर रेखा के मध्य में है, उसे हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। जबकि शीतोष्ण प्रदेश जो कि कर्क रेखा से यानी 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के जो मध्य होता है, उसे हम शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर हमें शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थलों के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर मुख्य हैं प्यारी जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और बेल्ट जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इन दोनों के बारे में हमें अपने इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए अब हम इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारी की। प्यारी घास स्थल कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पर वन्य जीवन किस प्रकार का है, यहाँ के वन्य प्राणी, इन सभी को हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं प्यारी की। प्यारी क्या है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्यारी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्यारी किस महाद्वीप में स्थित है, तो प्यारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह शीतोष्ण घास स्थल का उदाहरण है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्यारी की लोकेशन, जैसे कि यहाँ पर दिया है, प्यारी उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा देश में फैला है। अगर हम बात करते हैं प्यारी के पूर्व में और प्यारी के पश्चिम में क्या है, तो देखिए जैसे ये प्यारी है तो इसके पश्चिम में आपको रॉकी पर्वत देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं प्यारी के पूर्व में, तो यहाँ पर आपको ग्रेट लेक देखने को मिलती है। ग्रेट लेक के अंदर 5 मुख्य झील आती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर में, तो इसके उत्तर में आपको यानी कनाडा वाले रीजन में एक नदी देखने को मिलती है, जिसे हम सास्केचुआन कहते हैं। जबकि इसके दक्षिण में आपको मिसिसिपी नदी देखने को मिलती है। तो ये एक प्यारी की लोकेशन हो गई। यानी प्यारी के पश्चिम में आपको रॉकी पर्वत देखने को मिलता है, प्यारी के पूर्व में आपको ग्रेट लेक देखने को मिलती है, इसके उत्तर में यानी कनाडा वाले रीजन में आपको सास्केचुआन नदी देखने को मिलती है, जबकि इसके दक्षिण में आपको मिसिसिपी नदी देखने को मिलती है। और प्यारी घास स्थल यह अमेरिका और कनाडा देश में फैला हुआ है। आइए हम अब इसे पढ़ लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्यारी कहते हैं। ये समतल, मंद, ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ कम पेड़ तथा घास अधिक होती है। ऐसा स्थान जहाँ पर आपको कम पेड़ देखने को मिलते हैं और घास अधिक देखने को मिलती है, उसे हम घास स्थल कहते हैं। देखिए, वास्तव में यह घास का एक विशाल क्षेत्र होता है, जिसके कारण हम इसे घास का सागर भी कहते हैं। अधिकांश भागों में प्यारी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट यानी नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ पर कुछ हमें वन भी देखने को मिलते हैं। यानी नदी किनारे आपको वन भी देखने को मिलेंगे। इसके निचले इलाकों में आपको वन भी देखने को मिलते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। यहाँ पर आपको 2 मीटर से भी ऊंची घास देखने को मिलती है, जिसके कारण इसे घास का सागर भी कहा जाता है। प्यारी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है, जैसा अभी हमने आपको बताया। तो प्यारी के पश्चिम में आपको रॉकी पर्वत, जबकि प्यारी के पूर्व में आपको ग्रेट लेक देखने को मिलती है।
प्यारी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं। तो प्यारी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के कुछ भागों में फैले हैं। अमेरिका के प्यारी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा के प्यारी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियाँ करती हैं। ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम इसकी लोकेशन को देखते हैं मैप में। तो देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्यारी घास स्थल किस प्रकार फैला है। तो यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इन दोनों देशों में फैला हुआ दिखाई देता है। तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। प्यारी किस राज्य में है? प्यारी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर आपको कुछ अन्य पॉइंट भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि ग्रेट बियर झील यह कनाडा वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है। ग्रेट स्लेव झील, पीस नदी, ये सभी आपको कनाडा में देखने को मिलती है। और विनिपेग झील ये भी कनाडा में देखने को मिलती है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर अमेरिका के पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर, जबकि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं प्यारी के घास के मैदान। प्यारी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहा है। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्यारी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पोनी के भी निवास स्थल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं कि रेड इंडियन यहाँ के मूल निवासी हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो अमेरिका है उसकी खोज यूरोप के कोलंबस ने की थी। तो ये जो अमेरिका का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आज जो लोग रह रहे हैं, मतलब यहाँ पर अधिकांश लोग यूरोप के हैं, क्योंकि यूरोप के कोलंबस ने इसकी खोज की थी। तो यूरोप के लोगों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया, यानी इसे अपनी कॉलोनी बनाई। तो मैक्सिमम लोग हमें यहाँ पर यूरोप के देखने को मिलते हैं। लेकिन जब यूरोप के लोग यहाँ पर नहीं आए थे, तो उस समय जो जनजाति पाई जाती थी उसे हम रेड इंडियन कहते हैं, यानी रेड इंडियन यहाँ के लोगों का मुख्य निवास है। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ अन्य जनजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। कुछ आपको अन्य आदिवासी लोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पोनी। यह भी यहाँ के निवासी रहे हैं। वो हैं रेड इंडियन, जो यहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु, यानी प्यारी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। चरम तापमान का मतलब जहाँ पर आपको या तो अधिक गर्मी देखने को मिलती है या तो अधिक ठंड देखने को मिलती है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको गर्मी में 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान देखने को मिलता है, जबकि सर्दी के मौसम में आपको -20 डिग्री सेल्सियस का तापमान देखने को मिलता है। -20 डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत कम तापमान होता है, यानी यहाँ पर आपको बहुत अधिक बर्फ़ देखने को मिलती है, जिसके कारण इस प्रदेश में बर्फ़ की एक मोटी परत जम जाती है, जिसके कारण जो यहाँ के जीव हैं उन्हें चारागाह उपलब्ध नहीं हो पाता। यानी अगर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी, बर्फ़ की मोटी चादर बन जाएगी, तो यहाँ के जीवों के लिए चारागाह उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके लिए यहाँ पर एक चिनूक नाम की गर्म हवा बहती है, जो कि सर्दी के मौसम में बहती है। जब चिनूक नाम की गर्म हवा यहाँ पर बहती है तो वो जितने भी बर्फ़ की मोटी परत होती है उन्हें पिघला देती है, जिसके कारण यहाँ पर चारागाह उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो चिनूक नाम की हवा बहती है वह यहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पवन होती है। तो जो यहाँ की स्थानीय पवन है चिनूक, वो यहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो -20 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया है? कनाडा के विनिपेग में। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी चादर से ढक जाता है।
यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। चिनूक क्या है? यहाँ की एक स्थानीय पवन है। जैसे हमारे यहाँ लू बहती है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में आपको चिनूक नामक की एक स्थानीय पवन देखने को मिलती है। जो हमारे यहाँ लू बहती है वो गर्म हवा होती है और वह गर्मी के मौसम में बहती है, जबकि ये जो चिनूक है यह एक गर्म हवा होती है और यह ठंड के समय बहती है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चिनूक एक गर्म हवा है लेकिन यह सर्दी के मौसम में बहती है। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। चलिए, तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जैसे चिनूक, इन सभी को आप ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात की। तो यहाँ पर हमें वनस्पतियों के बारे में और यहाँ पर हमें प्राणी जात के बारे में बताया है। चलिए, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वर्षा सामान्य होती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको 2 मीटर से भी ऊंची घास देखने को मिलती है। जब यहाँ पर घास अधिक है तो यहाँ के लोग कृषि करना पसंद करते हैं। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है कृषि। और दूसरी बात, जब यहाँ पर चारागाह उपलब्ध होता है तो यहाँ के लोग जानवरों को पालतू बनाना भी पसंद करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपको दुग्ध उत्पादन भी अधिक देखने को मिलता है। यानी इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि और दूसरा मुख्य व्यवसाय है दुग्ध उत्पादन। पेरी सामान्य पेड़ विहीन होते हैं। यहाँ जल उपलब्ध होता है। वहाँ सरपत, विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। इन सभी पेड़ों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल है मक्का। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र की मुख्य फसल है मक्का, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसल है आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा यहाँ की कुछ अन्य उगाने वाली फसलें हैं। जिन क्षेत्रों में आपको वर्षा कम देखने को मिलती है या वर्षा अनिश्चित होती है, वहाँ पर पैदा होने वाली घास कम होती है, यानी छोटी होती है और वह नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर आपको कम घास देखने को मिलती है, उस स्थानों पर यहाँ के लोग मवेशियों को पालते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वालों को काउबॉय कहते हैं। देखिए, जो यहाँ पर मवेशी फार्म होती हैं उन्हें हम रैंच कहते हैं। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि रैंच क्या है। रैंच एक मवेशी फार्म है और यहाँ पर जो लोग इनकी देखभाल करते हैं, यानी इन जानवरों की जो देखभाल करते हैं, उन्हें हम काउबॉय कहते हैं। वाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। तो इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है वाइसन। इस चित्र में आप देख सकते हो वाइसन को। देखिए, वाइसन का निरंतर शिकार होने के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। जबकि इन प्रदेशों में पाए जाने वाले कुछ अन्य जीव हैं, जैसे खरगोश, कायोट, गोफन एवं प्यारी कुत्ता। ये इन स्थानों पर पाए जाने वाले कुछ अन्य जानवर हैं, कुछ अन्य जीव हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है कंबाइन। कंबाइन क्या है? कंबाइन एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि बुआई, जुताई एवं थ्रेशर तीनों कार्य एक साथ कर सकता है। तो इस यंत्र को आपको ध्यान रखना है। यह यंत्र है कंबाइन। इसके द्वारा बुआई, जुताई एवं थ्रेशर ये सभी कार्य एक साथ किए जाते हैं, जो कि तकनीकी का एक अच्छा स्रोत है। आगे हम बात करते हैं पेरी के घास स्थल में लोगों का जीवन किस प्रकार है। यहाँ के लोग, तो जो इस प्रदेश में लोग रहते हैं वह काफ़ी परिश्रमी होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों ने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग करना सीख लिया है, यानी उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। यानी उन्होंने तकनीकी विकास किया है और वह बेहतर तकनीक का प्रयोग करते हैं।
विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा यहाँ स्थित हैं, क्योंकि पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इन दोनों देशों में फैला है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं कंबाइन के प्रयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण पेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। तो गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के कारण पेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि विश्व का धान्यागार किसे कहा जाता है। तो विश्व का धान्यागार पेरी को कहा जाता है और पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इन दोनों देशों में फैला है। आगे हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है, क्योंकि यहाँ के लोग एक तो कृषि करते हैं और दूसरा यहाँ का प्रमुख उद्योग है दुग्ध उत्पादन। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दूध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश क्या है? पेरी। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, यहाँ पर सभी कार्य ज़्यादातर प्रौद्योगिकी की सहायता से किए जाते हैं। तो यह एक सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ के लोगों ने कृषि का बहुत अच्छी तकनीकी से प्रयोग करना सीख लिया है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरी में प्रमुख नगर कौन कौन से आते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरी में आपको प्रमुख नगर जैसे शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर देखने को मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको शिकागो को ध्यान रखना है। कनाडा के पेरी के प्रमुख नगर हैं एडमॉन्टन, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग। तो कनाडा के पेरी के प्रमुख नगरों में आपको विनिपेग को ध्यान रखना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो और कनाडा में विनिपेग, ये दोनों देश आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर हमने पेरी के बारे में जाना। पेरी की लोकेशन कहाँ पर है, पेरी के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण में क्या स्थित है, इसकी जलवायु किस प्रकार की है, ये सभी हमने पेरी के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं बेल्ट घास स्थल के बारे में। बेल्ट कहाँ स्थित है? बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह भी शीतोष्ण घास स्थल है। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं। बेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह डेक्केसवर्ग पठारों से घिरा है। इसके पश्चिम में आपको कालाहारी रेगिस्तान देखने को मिलता है, जबकि इसके उत्तर पूर्व में आपको उच्च बेल्ट देखने को मिलता है। यानी जो पठारी इलाका है उसे हम उच्च बेल्ट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। बेल्ट से घिरे देश आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेल्ट की, तो बेल्ट के पश्चिम में आपको कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलता है, जबकि इसके उत्तर में आपको लिम्पोपो नदी देखने को मिलती है और इसके दक्षिण में आपको ऑरेंज नदी देखने को मिलती है। इसके पूर्व में आपको डेक्कन पर्वत देखने को मिलता है, जबकि इसके उत्तर पूर्व में आपको उच्च बेल्ट देखने को मिलता है। इन सभी पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट की स्थिति क्या है। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसके पश्चिम में आपको कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलता है। इसके पूर्व में आपको डेक्कन पर्वत देखने को मिलता है। इसके उत्तर में लिम्पोपो नदी तथा दक्षिण में ऑरेंज नदी देखने को मिलती है, जबकि इसके उत्तर पूर्व में आपको बेल्ट का पठारी इलाका यानी उच्च बेल्ट देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। बेल्ट नाम कैसे पड़ा? तो दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह बेल्ट नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। जैसे कि भारत में भी ब्रिटिश उपनिवेशों का कब्जा था, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिश उपनिवेशों का कब्जा था।
दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह बेल्ट नाम डचों के द्वारा दिया गया है। तो बेल्ट नाम किसके द्वारा दिया गया है? बेल्ट नाम डच अधिवासियों के द्वारा दिया गया है। तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बेल्ट की लोकेशन दिखाई गई है मैप में। यह किस जगह स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। देखिए यहाँ पर आपको 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। जोहान्सबर्ग, देखिए जोहान्सबर्ग में आपको सोने की खान देखने को मिलती है, यानी जोहान्सबर्ग यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ पर जो किम्बरले है यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे मिलान करने में पूछा जा सकता है कि जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है, जबकि किम्बरले यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। प्रिटोरिया यहाँ की राजधानी है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, खास तौर से यहाँ पर आपको जोहान्सबर्ग और किम्बरले इन्हें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिम्पोपो नदी इसके उत्तर में है, जबकि ऑरेंज नदी इसके दक्षिण में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं। और इसके पूर्व में आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर बेल्ट घास स्थल के पास में आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है, यानी यह तट से काफ़ी पास है, जिसके कारण हिंद महासागर की जो पवन है उसका असर आपको इस घास स्थल पर देखने को मिलता है। देखिए अटलांटिक महासागर में एक जलधारा देखने को मिलती है, जिसे हम किनारी जलधारा कहते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु काफ़ी नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बेल्ट क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच यानी ग्रीष्मकालीन महीने में होती है। यह बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यह शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीने में वर्षा कम होती है, तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट है कि जो यहाँ का मौसम है वह अपने यहाँ के मौसम से थोड़ा चेंज है, क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है इसलिए। तो बेल्ट क्षेत्र में आपको जो वर्षा देखने को मिलती है वह नवंबर से फरवरी के बीच देखने को मिलती है, यानी इस स्थान पर जो वर्षा होती है वह नवंबर से फरवरी तक होती है, जबकि जून से अगस्त का जो महीना है वह शीत ऋतु का होता है, यानी इस समय आपको कम वर्षा देखने को मिलती है। यानी अपने देश के हिसाब से यहाँ का जो मौसम है वो चेंज होता है, वो उल्टा होता है। तो शीत ऋतु यहाँ पर जून से अगस्त के महीने होती है, जब आपको कम वर्षा देखने को मिलती है, जबकि जो वर्षा का मौसम है वह नवंबर से फरवरी के मध्य होता है। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब बेल्ट में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय पेरी में शीत ऋतु होती है। तो इस प्रकार यह थोड़ा चेंज मौसम देखने को मिलता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो हिंद महासागर से हवा आती है वो गर्म हवा होती है, यानी वो गर्म जलधारा होती है, जिसे हम अगुलहास जलधारा कहते हैं। उसका प्रभाव भी आपको बेल्ट घास स्थल पर देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु नम होती है। तो अगुलहास जलधारा कैसी जलधारा है? यह एक गर्म जलधारा है और यह हिंद महासागर में बहती है। इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति और किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको विरल वनस्पति देखने को मिलती है। अधिकतर जो स्थल हैं वह घास से ढके रहते हैं,
लाल घास बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो लाल घास है वह कहाँ पैदा होती है, वह बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती है। ये पॉइंट को आपको नोट करना है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए बेल्ट में उगते हुए देखे गए हैं, यानी यहाँ पर बबूल और मरोला उगते हैं, जबकि बेल्ट के कुछ प्रमुख जानवर हैं शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू यहाँ के कुछ प्रमुख जानवर हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ की वनस्पति विरल होती है और यहाँ पर आपको लाल घास देखने को मिलती है। यहाँ के कुछ प्रमुख जानवर हैं शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू, जबकि बबूल और मारोला यहाँ पर उगते हुए देखे गए हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ के लोग किस प्रकार रहते हैं, यहाँ का जीवन किस प्रकार है, यहाँ के निवासी। तो बेल्ट पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध होता है। देखिए जो बेल्ट घास स्थल है, जो बेल्ट जगह है, यहाँ पर आपको खनन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर पशुपालन भी होता है। पशुपालन में आपको भेड़ पालन सबसे ज़्यादा लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। भेड़ पालन में अगर हम बात करते हैं मैरीना भेड़ की, जिससे सबसे ज़्यादा ऊन निकलती है। मैरीना भेड़ जो कि ऊन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रजाति है। बेल्ट की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती, इस कारण यहाँ पर कृषि कम की जाती है, लेकिन जहाँ पर भूमि उपजाऊ होती है वहाँ पर फसल उगाई जाती है, जैसे मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की कुछ मुख्य फसलें होती हैं। जबकि नकदी फसलों में तंबाकू, गन्ना एवं कपास यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो तंबाकू, गन्ना और कपास किस प्रकार की फसलें हैं? तंबाकू, गन्ना और कपास यह नकदी फसलें हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है भेड़ पालन। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे बेल्ट में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मैरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण मुख्य व्यवसाय है, पहला है भेड़ पालन, दूसरा है दुग्ध उत्पादन। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज़ जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। जबकि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है भेड़ पालन और दुग्ध उत्पादन करना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर खनन, यहाँ के खनिज किस प्रकार हैं। तो बेल्ट में खनिजों का प्रचुर भंडार है। यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार देखने को मिलते हैं। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गए हैं, यानी जिन स्थानों पर आपको लोहा और कोयला की खानें देखने को मिलती है वहाँ पर लोहा और इस्पात के उद्योग विकसित हो गए हैं। सोना एवं हीरो का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो आपको ध्यान रखना है कि खनन के क्षेत्र में सोना और हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। कृषि में हम बात करते हैं भेड़ पालना मुख्य व्यवसाय है और दूध उत्पादन मुख्य व्यवसाय है, जबकि खनन के क्षेत्र में सोना एवं हीरा इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण की राजधानी कहा जाता है। यहाँ नोट करने की बात है कि जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। जबकि किम्बर्ले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया है। यानी यहाँ पर आपको हीरा और सोना अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका का ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना आसान हुआ और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया है। यानी ब्रिटेन के लोगों ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना लिया। इस प्रचुर खनिज संपदा के कारण इस प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था हो गई है। यानी यहाँ पर आपको खेती कम देखने को मिलती है,
यहाँ पर आपको खनिजों का प्रचुर भंडार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज का चैप्टर हमारे यहाँ पर पूरा होता है। तो यहाँ पर हमने प्यारी घास स्थल के बारे में जाना, यहाँ पर हमने बैड घास स्थल के बारे में जाना। प्यारी में आपको बहुत अधिक घास देखने को मिलती है, जबकि बैड में आपको कृषि के लिए कम जगह देखने को मिलती है। यहाँ की घास सूखी होती है और यहाँ पर आपको लाल घास देखने को मिलती है बैड घास स्थल में। तो इन सभी पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि प्यारी घास स्थल में और बैड घास स्थल में क्या अंतर होता है, इन दोनों में जीवन किस प्रकार का होता है, यहाँ के लोग किस प्रकार होते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक भंडार किस प्रकार के होते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। इनकी स्थिति क्या है, इन दोनों घास स्थल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या क्या स्थित है, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो प्यारी है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जबकि जो बैड है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इन सभी की लोकेशन को आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो प्यारी और बैड है इन दोनों में अंतर पाया जाता है कि जो प्यारी है वह मध्य अमेरिका में, यानी वह मध्य उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसके कारण जो वहाँ के महासागर हैं उनका प्रभाव कम पड़ता है। जबकि जो बैड है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और उसके पास हिंद महासागर है, जिसका प्रभाव यानी हिंद महासागर का प्रभाव बैड के ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इन दोनों को जाना, इन दोनों घास स्थल को समझा, इन दोनों में क्या अंतर है हमने उन सभी को जाना। कुछ यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि ध्यान रखने हैं, जैसे जोहान्सबर्ग हो गया, किम्बरले हो गया। साथ ही हमने जाना कि प्यारी को विश्व का खानोद्यान भी कहा जाता है। इस प्रकार इन सभी पॉइंट का आपको ध्यान रखने हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको नकदी फसलों के बारे में ध्यान रखना है, वहाँ से वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करना, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।